मैं अपने पूरे आज तक के जीवन को कंक्लूड करूंगा। शुरुआत करता हूं सेल्फ इंट्रोडक्शन से कि मैं इस बिजनेस में या मैं जब पैदा हुआ तो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर रिटायर्ड हैं पंजाब नेशनल बैंक से। मेरे मदर हाउसवाइफ रहे पूरा जीवन, और एक जैसे टिपिकल एम्प्लॉई फैमिली होती है या एक सर्विस क्लास फैमिली होती है, ऐसी ही मेरी फैमिली थी। और मैं बहुत लकी रहा कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा। और जॉइंट फैमिली भी छोटी मोटी नहीं कि 4-5 लोग एक घर में रहते थे। हम 36 लोग एक घर में रहते थे। 36 लोग कैसे रहते थे? मेरे दादाजी 3 ब्रदर्स थे, सगे भाई थे तीनों, और तीनों ने आपस में कभी बचपन में प्रॉमिस किया था कि भाई बच्चों ने जहां जाना है जाएं, लेकिन हम तीनों तो जीवन भर इकट्ठे ही रहेंगे। तो उन्होंने एक घर बनाया बड़े मन से, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे सबसे छोटे दादाजी, फिर उनसे बड़े, और फिर हमारे वाले दादाजी। तो आप समझिए 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे हम लोग रहते थे। और पूरे घर में अगर हमें पार्टी करनी होती थी, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं होती थी। बस छत से आवाज लगा देते थे, आओ पार्टी करेंगे, पार्टी हो जाती थी। और ये वो वाला आलम था, मुझे याद है आज भी, उस जमाने में लाइट बहुत जाया करती थी। आज से 20 मैं सन 82, 84, 85, 87 की बात कर रहा हूँ। लाइट जाती थी उस समय में। Yes, sir. तो अब भी जाती है, लेकिन उस टाइम पे लाइट जाना तो बड़ा ही कॉमन था। तो मुझे याद है कोई शाम का समय हो और 7-8 बज रहे हो, लाइट गई हुई हो, तो कोई दोस्त आता था तो दोस्त ऐसे करके पुकारता था नीचे से, मेहरा। उसको लगता था दोस्त को जैसे गौरव की जगह वो चिल्ला रहा है मेहरा, तो ऊपर से कोई ना कोई जवाब देता था, भाई कौन से वाला, यहाँ 36 है। तो ये वाला आलम था मेरे जीवन का। और हमेशा मेरे को मेरे घर वालों ने एक ही चीज बताई, जब से मैं होश संभाला तब से मुझे याद है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ। क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे, पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर आएंगे, तभी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा, और जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तभी जाके तुम्हारी एक अच्छी नौकरी लग पाएगी। तो यही मेरे पेरेंट्स ने किया, यही मुझे उन्होंने सिखाया। और हमें तो उल्टा घर पे ये बोल देते थे कि अगर नहीं करोगे पढ़ाई तो कल को तुम देख लेना, तुम्हारे को हम लोग चाय की रेडी खुलवा देंगे, या अगर नहीं करोगे पढ़ाई तो कल को तुम्हारी कोई दुकान खुलवा देंगे। ये हमें पनिशमेंट के रूप में वो बोलते थे। तो हमें तो ऐसा लगता था कि नौकरी ही जीवन का अंतिम सत्य है, और नौकरी पाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा मेरे, आप कह सकते हैं कि जब से दिमाग डेवलप होना शुरू हुआ, वही मेरे दिमाग में रहा। और मैं पर्सनली एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज मतलब मैं कभी फर्स्ट नहीं आया क्लास में, कभी नहीं आया, लेकिन मैं कभी फेल भी नहीं हुआ। आई वॉज लाइक 75 to 80% वाला स्टूडेंट था। और ये जीवन के सबसे मुश्किल वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जो देखो 95% वाले होते हैं उनको पक्का होता है जीवन में उनको क्या करना है, और जो 40-50% वाले होते हैं उनको भी पक्का होता है कि हमें क्या करना है। ये जो बीच वाले हैं ना 50 से 80 वाले, वो पेंडुलम के जैसे हैं, उनको जो जिधर धकेल देता है वो उधर ही बेचारे इधर से उधर धकेलते रहते हैं। तो मेरा भी वही हाल था। मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरे को 12th में 79% मेरे मार्क्स आए, और उस समय पे मेरे को ये बोला गया कि भाई आप और ज्यादा पढ़ाई करिए। तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस समय लगता था इंजीनियर बन जाएंगे, और स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा जिंदगी मिल जाएगा। और मैंने अपने बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को भी यही करते हुए देखा, तो यही समझ में आया पढ़ाई करेंगे तो ही जीवन में कुछ आगे जा सकते हैं। ये कुछ मेरी बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं हूँ। इस पूरी फोटो में आप देखेंगे तो एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा हंस रहा है, वही हूँ मैं। ये मैं फोटो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नेचर तब भी और आज भी, जैसे आज भी लोग मेरे को बोलते हैं सर आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। मैंने कहा मैं बचपन में भी नहीं लेता। मैंने नहीं कभी टेंशन ली। मुझे ऐसा लगता था ठीक है यार, जीवन बढ़िया चल रहा है, बढ़िया निकल जाएगा। और जिसको बोलते हैं ना वो वाले स्टूडेंट थे हम, जिसमें अगर पेपर में उतने नंबर का पेपर हो गया जितने में पास हो सकते हैं तो सो जाते थे, क्यों 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक हो गया पास तो हो ही जाएंगे करके। तो दैट वाज माय लाइफ। ये मेरे फादर हैं, ये मेरा छोटा भाई है सौरभ मेहरा। ये भी आज इस बिजनेस के अंदर ITC हैं, जो आज इस बिजनेस के अंदर है। देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, ये कोई गलत बात नहीं है, और ये तो हिंदुस्तान के 70-80% लोगों की कहानी है कि हम चुन नहीं सकते कि हम किस परिवार में पैदा होंगे। दुर्भाग्य की बात ये रहती है कि मिडिल क्लास परिवारों में
मिडिल क्लास मेंटालिटी न चाहते हुए भी एक बड़ों से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं या नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आपको भी बोला गया क्या ऐसा कुछ? यस सर। मेरे को तो बहुत बोलते थे। हमें तो बचपन से सिखाया गया दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाते, ऊंचा मत देखो नीचा मत देखो, मतलब पता नहीं क्या क्या। जैसे मेरे घर पे मेरे को याद है, मैं जैसे उसकी बारी आती थी ना, कपड़े लेने की जब बारी आती थी तो हमेशा उनको ये लगता था भाई कपड़े अगर लेने हैं तो सर्दियों के कपड़े गर्मी में लेंगे, गर्मियों के कपड़े जाती हुई सर्दी में लेंगे। क्यों? क्योंकि जाती हुई सर्दियां होंगी तो डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये पूरा का पूरा ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी थी वो धीरे 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 करके मेरे मन में भी घर कर गई। और सबसे ज्यादा चीज जो मेरे को परेशान किया, न चाहते हुए भी मिडिल क्लास परिवारों में एक बड़ा अपने बच्चे में एक फियर ट्रांसफर कर देता है। मेरे को याद है जब हमारे घर पे बात भी हो रही होती थी तो आप ऐसा मानिए कि अगर किसी कजन के मार्क्स ज्यादा आ गए, जिसके शायद साल में मैं एक बार मिलता हूं, तो क्योंकि उस कजन के मार्क्स ज्यादा आ गए इसलिए मुझे मार पड़ती थी। क्यों? कि तेरे क्यों नहीं आए? हेलो, ऐसा होता है या मेरे ही घर पे हो रहा था ऐसा अत्याचार? मैं तो मतलब बड़ा ही लेफ्ट आउट सा फील कर रहा हूँ। मुझे याद है जब हम जाते थे किसी के घर पे भी, जैसे नानी के घर गए, ज्यादातर पहले जमाने में तो लोग छुट्टियों में नानी के घर ही जाते थे। तो 2 महीने की जब गर्मी की छुट्टी हुई, नानी के घर गए तो वहां भी अगर 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो किताबें साथ ही जा रही है। तो मैं मम्मी को बोलता था 1 हफ्ता तो चैन से रहने दो, तो मम्मी बोलती थी ना वहां जाकर पढ़ाई नहीं मिस कर सकते। तो मेरे को धीरे धीरे उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि बेटा अगर कहीं जीवन में पढ़ाई के बाद नौकरी न लगी तो तुम समझ लो तुम्हारा भविष्य एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा। और वही फियर, ये मुझे सच में बताऊं, सबसे ज्यादा जो मुझे तंग करता था वो यही डर होता था। और डर भी अलग अलग प्रकार के। देखिए आप मुझे बताइएगा क्या ये डर होता है इंसान के अंदर कि नहीं? सबसे पहला डर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि नहीं होता? यस सर, यस सर। कितने कॉलेज के प्यार अधूरे ही रह गए क्योंकि कभी हम जाके उन्हें कह ही नहीं पाए कि आई लाइक यू। हेलो, यस सर। आज भी बहुत सारे लोग बीओपी दे ही नहीं पा रहे क्योंकि रिजेक्शन का फियर है, वो मना ही कर देगा, तो क्यों जाके उसको बीओपी देनी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये है फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे बड़ा एक और फियर होता है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर, कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते। एक और फियर होता है, उसे कहते हैं फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जितने भी अंधविश्वास हैं वो सब इसी फियर पे टिके हुए हैं। नींबू मिर्ची को अगर तुमने पैर से रगड़ दिया तो चुड़ैल तुम्हारे ही चिपट जाएगी आगे। ना किसी ने चुड़ैल देखी, ना किसी ने चुपड़ा, लेकिन बस क्या है, फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आपको बहुत सारी चीजें करने से रोक देती है। तो मेरे साथ भी यही था, ये सारे के सारे फियर मेरे अंदर थे। और सबसे बड़ा फियर जो मिडिल क्लास परिवार के अंदर रहता है उसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। अननोन मतलब जिसको हम जानते तो नहीं है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और उसी कांस्टेंट फियर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो बस मुझे ये लगता था अगर पढ़ाई करके नंबर नहीं आए तो इसका ये मतलब हो गया कि जीवन का एक अंत काल आ गया और इसके बाद अब कुछ नहीं मिलेगा जीवन के अंदर। तो जितनी मेरे में क्षमता थी उतनी मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरे अंदर ये बैठ गया था कि इस डर का, ध्यान से सुनिएगा, इस डर का एक ही इलाज है, एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो ये जो डर है ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस बात से रिलेट कर पा रहा है कि हम भी ऐसे ही थे कि ऐसा लगता था नौकरी मिलेगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे? यहाँ नौकरी वाले कम है एक्चुअली। अच्छा सारे हैं तो हाथ खड़ा करो ना यार, मुझे लग रहा है मैं ही अकेला ही हूँ जो मेरे घर वाले डरा रहे मेरे को। ओके, काफी लोग। दिल्ली में जाऊंगा तो 10 में से 11 हाथ खड़े होंगे ऐसे, क्योंकि दिल्ली का माहौल ही ऐसा है। वहां तो यही सिस्टम है ना, वहाँ खेती का ऑप्शन नहीं है, वहाँ दुकानदारी के उतने ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो नौकरी का ही ऑप्शन है।
तो दिल्ली के अंदर तो आप मानो 10 में से 11 आदमी हाथ खड़ा कर देंगे अगर मैं ये बात उनसे पूछूंगा, क्योंकि सबके घर की कहानी मिलती जुलती, किसी की 19 किसी की 21, लेकिन मिलती जुलती सी कहानी। तो मेरी भी कहानी यही थी। मुझे बस दिमाग में ये रहा कि अगर एक अच्छी नौकरी मिल गई तो नौकरी मिलने का मतलब है ये जो डर की बेड़ियां हैं मेरे अंदर घर में बैठा, जो दिल में बैठी हुई हैं, ये बेड़ियां टूट जाएंगी। और उसके लिए मैंने पढ़ाई शुरू की। मैंने सन 2000 में अपनी स्कूलिंग पूरी की, अपना इंजीनियरिंग सन 2000 और 2004 में पूरा किया, और फिर 2 साल का मैंने अपना MBA किया एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। और ये करते समय मेरे जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, जिसमें मुझे मिली मेरी सोलमेट, जिसका नाम है गरिमा। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मैं MBA इन मार्केटिंग था, शी वाज MBA इन HR। और ये वो वाला टाइम था जो मतलब अगर कोई आप में से नया अगर प्यार में पागल हुआ है तो ये वो वाला टाइम होता है जब आदमी सब कुछ भूल जाता है, सारे डर खत्म हो जाता है। यस और नो? ये वही वाला टाइम होता है जिसमें मेरे बाबू ने ताना ताया का। और उस टाइम नए मोबाइल आए थे, अगर किसी को याद हो CDM में मोबाइल आए थे रिलायंस में, मॉनसून हंगामा के नाम से। तो उसमें मजेदार बात क्या थी, 1000 रुपए पता नहीं 1500 रुपए का वो मोबाइल था, लेकिन पहली बार जीवन में अनलिमिटेड आउटगोइंग की ऑप्शन आई थी और इनकमिंग फ्री थी। तो मतलब वो याद है मुझे कि हम रात पर जैसे बात हो रही है, कई बार मैं आज सोचता हूँ तो हम क्या बात करते थे, तो हम पता है क्या, और बताओ क्या खाया, आज दाल खाई, फिर और बताओ फिर और उसके साथ क्या खाया, बस रोटी खाई, अच्छा फिर और बताओ। मतलब क्या बात हो रही है, उसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। लेकिन ये वो वाला टाइम होता है, अगर आप में से कोई गुजरा हो तो वो समझ सकता है इस वाले टाइम को। इसमें पता कुछ नहीं होता, लेकिन खुशी बहुत होती है, गांठ गीली सी होती है, आदमी वैसे ही ना खुशी से तो ये मेरे जीवन का वो वाला काल था जिसमें पहली बार जीवन में मैं फियर के बिल्कुल बाहर था, क्योंकि फियर और डर और ये सब चीजें सोचने का कोई समय नहीं था, क्योंकि उस समय पे तो ऐसा लग रहा था बस जो जीवन है वो यहीं पे है। तो ये गोल्डन मोमेंट्स थे एंड आई लिव्ड, किसको बोलते ना, 1 साल के करीब जैसे हम लोगों की फ्रेंडशिप थी, तो वो मैंने बहुत मस्ती की। लेकिन जब मस्ती करने के बाद जीवन में सीरियस होने की बात आई और 1-1.25 साल के बाद हमें लगा कि हाँ अब हम पूरा जीवन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो वी डिसाइडेड कि कॉलेज खत्म होने के बाद वी विल गेट मैरिड। अब जैसे ही बात आई कि साथ में अब करनी है शादी, तो अब दिक्कत क्या हुई, जब आप एक फ्रेंडशिप में हैं तब तक तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, तब तक तो प्यार मोहब्बत के गाने चल रहे हैं, पेड़ों के पीछे चल रहे हैं, आप गोल गोल घूम के गाना गा रहे हैं। जब भाई साहब ये वाली बात आ गई अब मैरिज करनी है, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आएगी या नहीं आएगी? ये तो पूरी गृहस्थी की जिम्मेवारी है। तो सेम मेरे साथ हुआ, जैसे ही कमिटमेंट की बारी आई तो वो जो डर, वो जो फियर लगभग 1-1.25 साल के लिए गायब हो गया था। अब वो फियर और बड़ा राक्षस बन के मेरे सामने आ गया, क्योंकि अभी तक तो केवल अपने बारे में सोचना था, अब अपने साथ साथ उसके बारे में भी सोचना था। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो फियर था वो वापस आ गया। और मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि लव मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लव्ड वंस मेक यू इवन वीकर। तो मेरे साथ भी सेम कहानी थी, क्योंकि आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो ये बात मानेंगे, स्पेशली मैरिज में और स्पेशली लव मैरिज में तो तभी हो सकती है जब अच्छी लड़के की आमदनी या नौकरी हो। सही बात है कि नहीं है? तो अब अच्छी नौकरी पाने के 2 कारण हो गए, एक तो जीवन में सफलता चाहिए और अब मेरे को वाइफ भी वही चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत की और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से मुझे अपने कॉलेज का 2nd हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला, 2nd हाईएस्ट पैकेज मिला। हाईएस्ट पैकेज था फाइनेंस में, जी में, और मेरा 6.5 लाख रुपए साल का पैकेज मिला, जो सेल्स में हाईएस्ट था बट कॉलेज में 2nd हाईएस्ट था। और मेरी नौकरी लगी दोस्तों TVS मोटर कंपनी में, जिसमें मेरी पोस्ट थी टेरिटरी मैनेजर। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं जून 2006। अब पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़, पहली बार जीवन में मैं आया चंडीगढ़, उससे पहले मैं कभी दिल्ली से चंडीगढ़ आया नहीं था। और चंडीगढ़ आने के बाद
वहां मेरी जीवन में पहली बार मुलाकात हुई मेरे बॉस से, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। और जैसे उनकी पर्सनालिटी है, इसीलिए उनका नाम भी मैंने रेड में लिखा है। जो उनको जानते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल आग जैसी, आग वर्गे है। अब दीपक बजाज जी से मेरी पहली मुलाकात का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये उस बच्चे के दिल की कहानी सुना रहा हूं जो पिछले 15 सालों से मेहनत कर रहा है, डर में जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इस उम्मीद में कि जिस दिन अच्छी नौकरी लगेगी ये जो डर है, ये जो फियर है, इसको मैं खत्म कर दूंगा। इसी उम्मीद में तो नौकरी पाई, और अब नौकरी लगी तो मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके पहली बार जीवन में टीवीएस के ऑफिस में गया। तो टीवीएस के ऑफिस में आप इमेजिन करिए, मैंने एंटर किया और जैसे ही एंटर किया तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। उनको मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि सॉरी नॉट अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, कि ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और मेरे को दीपक सर से मिलना है। तो जब उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लिया तो वो मेरे को लेके गए और एक बोर्ड रूम था मानिक सर। बोर्ड रूम मतलब आप मानो ऐसे इससे लेके और उस तक इतना बड़ा एक बोर्ड रूम था हमारे टीवीएस में। बोर्ड रूम आप समझते हैं, गोल टेबल लगी रहती है। तो ऐसे एक ओवल शेप की एक टेबल लगी थी और बिल्कुल कोने पे दीपक सर वहां पे बैठ के लैपटॉप पे अपना काम कर रहे। तो मैंने एंटर किया, मैं आई कम इन करके, और हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद जैसे आप ये मानो दीपक सर यहाँ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और मैं यहाँ आके खड़ा हो गया, तो जो क्या कहते हैं मेरे साथ जो आए थे वो मुझे छोड़ के, पूनम नाम था उनका, वो अपने रिसेप्शन पे, तो वो अब अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ कर रहे होंगे, लेट हिम फिनिश देन वी विल टॉक। आफ्टर 3-4 मिनट्स उन्होंने आवाज लगाई, पूनम एक प्रिंट आउट दिया है लेके आना। तो अगर जिन लोगों ने ऑफिस में काम किया है, ऊपर आवाज आ रही है जी मेरी? आ रही है, वो तो कह रहे। जिसको कम आ रही है वो एक बार हाथ खड़ा करे। अब कम आ रही है? अब ठीक है? यहां रखूं तो ठीक है? मैं इधर ही रखता हूं फिर, ठीक है? नाउ जब दीपक सर से साथ में मिला, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने आवाज लगाई, पूनम एक प्रिंट दिया है, प्रिंट आउट लेके आना। तो जिन लोगों ने किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर काम किया होगा तो जनरली ऑफिसेज में प्रिंटर एक ही होता है। आप कहीं से भी कमांड दो वो जाके प्रिंट आउट निकलता है। तो वो पूनम मैम जो है वो अपना प्रिंट आउट लेके आए। मुझे लगा कुछ प्रिंट आउट दिए होंगे। जब वो लेके आई तो सर ने बोला पूनम को कि गौर इसको दे दो। तो मुझे लगा ये क्या हुआ, तो मैंने वो कागज लिया और अब उन्होंने जीवन में पहली बार चश्मा ऐसे करके मुझे देख के बोला, गौरव ये तुम्हारे अगले 6 महीने के टारगेट्स हैं। जिन 3 महीने लगातार टारगेट अचीव नहीं हुए, दूसरी ढूंढ लेना। भाई साहब, जिसको बोलते हैं मेरे तो मतलब पैरों तले धरती निकल गई। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो जीवन में ये सोच के बड़ा हो रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले जब भी मैं कुछ, जैसे मुझे टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक था, एक समय पे मुझे बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक था, एक टाइम पे मुझे स्नूकर, अगर आप में से किसी ने पूल स्नूकर खेला हो तो वो खेलने का बड़ा शौक था। तो जब भी मैं कुछ भटकता था तो मेरे घर वाले बोलते थे ना 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 ना, अभी पढ़ाई करो, ये सब करने के लिए तो पूरी जिंदगी पढ़िए, एक बार नौकरी लग जाएगी तो ऐश करना। तो मैं तो इस उम्मीद में नौकरी पे गया था कि नौकरी में तो होगी ऐश, और मेरे सारे सपने उन्होंने कांच वाले तोड़ दिए पहली स्टेटमेंट में। अगर ये अगले 3 महीने में टारगेट अचीव नहीं हुए तो दूसरी ढूंढ लियो भाई। तो हुआ क्या, वो जो फियर, वो जो डर जिसको मैं भगाने की कोशिश कर रहा था, वो फियर और 10 गुना बढ़ के मेरे अंदर एंटर कर गया। और अगर आप में से किसी ने नौकरी की हो तो वो ये बात जानते हैं, नौकरी में पता नहीं कैसे, लेकिन जब भी बॉस का फोन आता है एक दिमाग पे प्रेशर या चिंता की लाइनें तो आती ही हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यस सर। आप उल्टा मेरी स्टोरी सुनो। माय लाइफस्टाइल में मेरे अपलाइन दीपक बजाज जी और टीवीएस में मेरे बॉस भी दीपक बजाज जी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे
जब वो टीवीएस में फोन करते थे तो उनका नाम देख के एक अजीब नेगेटिव करंट फैलता था, लेकिन आज, जबकि वो तो मेरे आज भी अपलाइन ही है, लेकिन आज उनका नाम देख के लगता है जल्दी से फोन उठा लो, कहीं फोन कट ना जाए। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जब मैं उनसे मिला तो क्या हुआ, मेरी जो फियर था वो वापस आ गया। और एक और खराब बात मैं आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं दोस्तों रैट रेस। मेरे साथ 3 और टेरिटरी मैनेजर्स थे कंडोज, जैसे मैं था 3 और, तो मैं तो नया नया था। तो कंपनी की हर महीने की बिगनिंग में एक मीटिंग होती थी जिसमें पिछले महीने के टारगेट्स के रिव्यू होते थे और अगले महीने के टारगेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो आप ऐसा मानो पहला महीना खत्म हुआ, अगले दिन सुबह मीटिंग है, तो हम सब लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था, तब व्हाट्सएप नहीं था, तो कॉल पे ग्रुप बना हुआ। तो अब मैंने फोन किया जैसे अपने साथी को, भाई तेरा टारगेट अचीव हो गया? अरे बिल्कुल नहीं हुआ यार, ये बॉस तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे देते हैं, टारगेट भी कभी जीवन में अचीव हुए? दूसरे को फोन किया, उसने भी बोल दिया कुछ नहीं होता यार, ये सब बकवास बात है। अब अगले दिन हम भी मीटिंग में चले गए ये सोच के कि किसी का भी अचीव नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं हुआ, तो क्या फर्क है। जब मीटिंग में पहुंचे तो पहला बोलता हाँ सर मेरा तो हो गया। ये क्या हुआ? दूसरा बोलता मेरा तो हो गया। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं साइड में ले जाके बोला, मैं कहा रात तो तुम कह रहे थे यार तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो उसने बोला हाँ यार बस तू ये मान के चल कि तेरा फोन रखा उसके बाद ही हुआ सब कुछ। तब वहां जाके समझ में आया यहाँ तो साला कोई सगा नहीं अपना, ये तो सब कॉम्पिटिटर्स है भाई, ये तो चाहते ही यही है कि दूसरे वाले की लंका लगे। आप में से कोई है कॉन कॉल का शिकार? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी नौकरी में कॉन कॉल की है, सीखी है? अच्छा कुछ लोग हैं। कॉन कॉल का पता है क्या होता है आपको? मतलब कॉन कॉल का वैसे मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कॉल, कि 8 आदमी 7 आदमी 6 आदमी एक ही कॉल पे। लेकिन वैसे कॉन कॉल का अर्थ होता है कौन कौन कॉल पे, ये पता ही नहीं चलता है ना। कई बार हमें लगता था अब 6 लोग हैं, एक आदमी को डांट पड़ रही है, एक डांट रहा है, बाकी 4 क्यों सुन रहे हैं? तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ एक डांट रहा है, एक को पढ़ रही है, बाकी 4 को इसलिए रखा हुआ है कि साले तुम नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही पड़ेगी भाई साहब, इसलिए है वो कौन। तो उस समय पे ये चलन रहता था और वहां जाके क्या समझ में आया मुझे कि भैया ये तो एक नई तरीके की रेस लग गई जिसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि वहां पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कई बार अपलाइन के सपोर्ट से नाराज भी हो जाते हैं। नाराज के हो जाते हैं, आदमी कहता है यार इतनी ज्यादा सपोर्ट मत करो मेरे को, है ना। मैं आपको नौकरी की सच्चाई बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी में मोटरसाइकिल्स बनाती है, तो मोटरसाइकिल के टारगेट्स होते हैं कि इतनी मोटरसाइकिल आपको इस महीने में बेचनी पड़ेगी। तो मैंने संजय जी जैसे उदाहरण लीजिए कि उन्होंने 1000 मोटरसाइकिल का टारगेट दिया और मान लीजिए मेरा टारगेट अचीव हुआ 700। तो जब अगली बार उन्होंने टारगेट दिया तो पहले तो पिछली बार ना होने के बारे में डांटेंगे वो तो पड़ेगी, लेफ्ट राइट सेंटर ये नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, चलो जो भी। अगली बार वो फिर आपको 1000 ही देंगे, 700 तब भी नहीं देंगे। तो मैंने एक बार गलती से क्या कह दिया, मैंने कहा सर मैंने कतई जान लगा दी, मेरा ना 700 से ऊपर हो नहीं पा रहा, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, बस मैं चाहता हूं आप एक बार आधा घंटा बैठ के ये जो बाकी 300 है ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये मुझे आप प्लीज बता दीजिए। मेरा सवाल जायज था या नाजायज था? उन्होंने पलट के मेरे को बोला अगर ये भी सलाह हम ही बताएंगे तो तुमको किस बात की 50,000 महीने देरी कंपनी। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। यहाँ पे तो लोग सपोर्ट सिस्टम को ऐसे मान लेते हैं कि ओ ये तो क्या बड़ी बात है, आप एक बार आओ तो सही बाहर। हेलो। तो नौकरी में रहते हुए धीरे 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 मुझे क्या लगने लगा कि ये जो डर है शायद अब ये लकड़ियों में ही जाएगा, ये डर शायद अब इस जीवन का एक हिस्सा ही है, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और जैसे एक होता है ना, दिल्ली में जो रहते हैं वो तो ज्यादा समझते हैं, एक पोल्यूशन में रहने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे ही एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट था जिसमें मैं रह रहा था। लगभग 1.25 साल मेरी नौकरी को करते हुए हो गया था और 1.25 साल करते करते मैंने इससे समझौता करने के बारे में सोच लिया था कि शायद जीवन में अब कोई और रास्ता मिला ही नहीं, क्योंकि जिसके लिए मेहनत करी वो तो नौकरी थी और नौकरी में आया तो पहले से ज्यादा डर का माहौल मिल गया, तो लगा तो फंस गया। इसके बाद मेरे जीवन का अगला स्टार्ट आया और अगला अध्याय आया जहां मेरे जीवन में आई दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, जून 2007 की
बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, क्या इसमें आपको पैसा बहुत अच्छा लगा, क्या इसमें आपको टाइम फ्रीडम बहुत अच्छी लगी। मैं सच बताऊं, इस बिजनेस को कारण सिर्फ एक था मेरे को इस बिजनेस में इस डर को, इस फियर को हराने का एक रास्ता मिल गया, जिसकी वजह से मैं इस काम कर मुझे और कुछ नहीं था। मेरे को था ये वो काम है जिसमें मैं अपना भविष्य खुद लिख सकता हूं, मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हूं। मैं सच बताऊं, मेरी कोई बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं कामनाएं कभी भी नहीं थी। जैगवार मैंने आज ले ली, लेकिन मैं सच बोलूं मेरी कोई जैगवार लेनी है इस सपने से मैं कभी नहीं आया। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे को घर पे हमेशा क्या बोलते थे, जैसे कुछ महीने के 10-15 दिन होते थे तो वो हमेशा क्या बोलते थे, हार्ट टाइट है। आपके घर पे सुना है आपने कभी हार्ट टाइट है? yes, बोलो yes, sir. जैसे मेरे को क्या लगता था, जैसे कभी पापा लेके गए या घर वाले लेके गए कि भाई तू शर्ट खरीद ले, पता नहीं क्या मेरा दिमाग होता था, हमेशा 10 शर्टें देखने के बाद मुझे लास्ट में 2 शर्टें पसंद आती। लेकिन मजबूरी क्या होती थी, ले तो सकता है लेकिन इन 2 में से एक ही चुननी पड़ेगी। मेरे और कोई बड़े सपने थे, भगवान कसम बता के कह रहा हूं, मेरा सिर्फ एक सपना था, मुझे वो 2 शर्टें खरीदनी। मुझे बस इतना था कि हाथ तो खुल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम कम से कम ये तो ना हर चीज के लिए सोचते रहे कि भाई ये तो नहीं कर पाएंगे। आज भी मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन हाँ जीवन में मैं ये बोल सकता हूं कि आज जो जो चीजें, जो मेरी इच्छाएं थी, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, जो जो मुझे लगता था ये मेरे को करना चाहिए, मैंने सब कुछ किया। लेकिन मैं बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजें, यार ये समझौते वाली जो लाइफ होती है ना, एडजस्टमेंट वाली लाइफ, उससे मैं बाहर आना चाहता था। एसी मेरे घर पे भी था, ऐसा नहीं है कि एसी नहीं था मेरे घर पे, लेकिन हाँ एसी जरूर था, लेकिन उसकी टाइम लिमिट थी कि 2 ही घंटे चल सकता है। रात को 11 बजे चलेगा तो 1 बजे बंद करना पड़ेगा, फिर कूलर चलेगा, फिर कूलर भी बंद हो जाएगा तो फिर पंखा चलेगा। वैसा मुझे एसी चलाना था पूरी रात। मेरे कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे, वैसे बड़े तो अपने आप होने लग जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो वो जो फियर था ना, उसको बीट करने का जो रास्ता है वो मुझे इस कार्य में मिला, जिसकी वजह से मैं इस काम के अंदर आया। और बिल्कुल आप इमेजिन करो, जैसे दिल्ली के पोल्यूटेड, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना पोल्यूशन भरी हवा से आदमी अगर एक हिमाचल की वादियों में निकल जाए, जहां पे बिल्कुल ही आप मानो स्वच्छ हवा हो, तो पागल सा ओल बोल नहीं हो जाता आदमी, समझते हो, जैसे कमला जो हो जाना, बिल्कुल वो वाला हाल था मेरा। मैं इतना भागा, जैसे बोलते ना रैन लाइक, मैंने, क्योंकि मेरे को क्या समझ में आया, सेल लेनी है। मेरी सेल पता है कैसे ली गई, सुनना चाहते हो? यस सर। मेरी सेल कैसे ली गई, पैसे दे दो, बस ऐसे ही। दीपक सर ने मेरे पैसे लिए थे, क्या बोल के, क्या दे दो, पैसे दे दो, ऐसे मेरी सेल ली गई। फिर मैं एक प्रोग्राम में गया तो समझ में आया कि ये काम कितना बड़ा है। तो मुझे क्या समझ में आया, इस काम में करने के लिए क्या करना होता है, लोगों को जाके क्या बोलना होता है, पैसे दे दो, बस इतना ही समझ में आया। तो मैंने क्या किया, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, ताऊ जी, और एक लेवल पे तो ये आलम आ गया, पैसे देते हो तो रिश्तेदारी बचेगी, नहीं तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। भाई तो रिश्तेदारी रखनी तो पैसे तो देने पड़ेंगे। और सेल पे सेल, जितने मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट थे, मतलब सच में लोग ना डरने लग गए थे मेरे से कि इसका फोन आ गया तो ये नहीं छोड़ेगा भाई साहब। सच बता रहा हूं मैं आपको। उसका नतीजा क्या हुआ, उसी टाइम पे एक थाईलैंड का कॉन्टेस्ट चल रहा था कंपनी का। तो आपको पता है जब भी कॉन्टेस्ट आता है तो सेल पे या बिजनेस वॉल्यूम पे आता है, हाँ ही नहीं? yes, sir. तो मेरा वो थाईलैंड कॉन्टेस्ट भी अचीव हो गया। और अब दिक्कत ये आ गई कि वो नौकरी जिसको पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, अब वो नौकरी मेरे पैर की बेड़ियां बनने लगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, जून 2007 में इस बिजनेस को शुरू किया, अक्टूबर 2007 की कहानी बता रहा हूं, 3 महीने में अब वो नौकरी मुझे चुभने लगी। अच्छा क्यों चुभने लगी, अगेन आप में से जो नौकरी करते हैं ना वो ज्यादा समझ पाएंगे। जब आपके पास जीवन में कोई ऑप्शन नहीं होती ना, तो आपको कोई अगर नाजायज बात भी कहे तो आपको सुननी पड़ती है और आपको समझौता करना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास एक ऑप्शन हो, फिर नाजायज नहीं सही जाती। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर सच सच बताओ आपने नौकरी क्यों छोड़ी, क्या आपकी आमदनी इतनी हो गई थी नौकरी से जितनी इस बिजनेस में, मतलब आपको इस बिजनेस में इतनी इनकम होने लगी थी जितनी सैलरी आती थी, आपने छोड़ी क्यों? आप जानना चाहते हैं क्यों छोड़ी मैंने नौकरी? यस सर। सच सच बताओ, दिल से बताओ, दिल से। यस बिल्कुल भाई वाली बात बताऊं आपको। यस सर। दिल से बता रहा हूं, नौकरी छोड़ने का सिर्फ एक कारण था
मेरे से हो ही नहीं रही थी। भगवान कसम, मेरे से मैं जा रहा होता था मोटरसाइकिल पे टीवीएस के दफ्तर, दिमाग में चल रहे होते थे इसकी भी सेल लेनी, इसकी भी सेल लेनी, इसकी भी सेल लेनी, मेरे से हो ही नहीं रही थी। और अब मेरे को एक बड़ा डिसीजन लेना था, क्या कि अब ये नौकरी को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब उसमें चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, दिसंबर में मेरी शादी तय हो चुकी थी, अक्टूबर में छोड़नी है नौकरी, दिसंबर में है मेरी शादी, रोका मेरा हो चुका है, शादी की डेट डिसाइडेड है। और अभी मैंने आपको बताया है मेरी लव मैरिज, तो लव मैरिज में तो शादी इसीलिए फिक्स हुई क्योंकि नौकरी अच्छी है और लड़के की सैलरी अच्छी है। ऐसा ही होता है भाई, यस सर, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो मैं गया गरिमा के पास, तो मैंने उसको पहले तो अपनी मन की बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि अब ये नौकरी मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कुछ बड़ा। तो मेरी, अब तो खैर मेरी बीवी हो गई, तब मेरे होने वाली बीवी का जवाब सुनिए आप। उसने बोला वाह क्या बात है, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे काम पे मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे काम पे मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे विश्वास पे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस काम में इतना सब कुछ देख रहे हो तो कोई चीज तो है। तो मैं तो यही कहूंगी, एक बार अपने मन की कर जरूर लो, ताकि जीवन के किसी मोड़ पे कोई पछतावा ना रह जाए कि यार उस दिन एक चीज हाथ तो लगी थी लेकिन हमने ट्राई नहीं की। मैंने अपने फादर से बात की, तो फादर ने भी मेरे को बोला बेटा देखो अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें रोक तो नहीं मैं सकता, लेकिन हमारे पास जितने पैसे थे बेटा वो सब आपकी पढ़ाई पे लगा दिए। उल्टा जो नहीं भी थे, क्योंकि जब मैंने एमबीए किया तो एजुकेशन लोन लेके मेरे फादर ने मुझे एमबीए कराया। मिडिल क्लास फैमिली की यही सच्चाई है यार। हेलो, यस सर, चीज के लिए लोन, गाड़ी लेना है तो लोन, घर लेना है तो लोन, इवन आजकल तो फ्रिज लेना है तो भी लोन। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? यस सर। तो हमारी पढ़ाई की जो फीसें थी 4,10,000 रुपए फीस थी एमईटी की, तो मेरे फादर ने लोन लेके पढ़ाया। तो उन्होंने क्या बोला बेटा हमारे पास तो जितना था वो सब तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया और जो नहीं भी था वो लोन लेके लगा दिया, तो करो तुम जो मर्जी, लेकिन बस ये याद रखना आपको अपना फाइनेंस खुद मैनेज करना। उनकी कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने, तो जायज बात। अब ये दोनों तो मान गए, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि अगर ये दोनों के अलावा मैंने किसी को भी यह बात बोली, अगर मम्मी को बता दी या फादर इन लॉ को बता दी, तो पक्का फजीता होता ही होता। तो हमने बहुत ही सुंदर डिसीजन लिया, हमने नौकरी छोड़ दी और शादी के 2.25 साल तक किसी को बताया ही नहीं कि नौकरी छोड़ दी। मेरी शादी पे किसी को नहीं पता था कि मेरी नौकरी नहीं है। तो भाई साहब लिया भगवान का नाम और हमने ली छोड़ दी नौकरी। 2.25 साल तक नहीं बताया किसी को। ये मेरी मैरिज की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। आई गॉट मैरिड इन दिसंबर। अब आप देखिए, और अब तो खैर ट्रेंड बहुत हो गया, उस टाइम पे भी एक ट्रेंड था कि हनीमून तो अब्रॉड ही होना चाहिए। पहला ठप्पा पता नहीं दोबारा का मौका मिलेगा, एक ठप्पा तो पासपोर्ट पे लगा ही होना चाहिए। तो मैं भी सिंगापुर और मलेशिया का हमने टूर बनाया, जनरली ऐसे ही बनता है। तो उसमें कुछ दिन सिंगापुर के थे, कुछ दिन मलेशिया के थे और मैं हनीमून पे चला गया। तो हनीमून बड़ी चीज नहीं है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पैसे मैंने जमा किए थे टीवीएस में पिछले 1.25 साल की सैलरी में, वो सारे के सारे पैसे कहाँ चले गए? हनीमून में खत्म हो गए। इतने ही तो जोड़ता है आदमी, जिसकी 50,000 रुपए सैलरी है, 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए जोड़े, उतने निकल गए हनीमून में। और अब शादी के बाद रहने वाला हूं मैं दिल्ली का, नौकरी करता हूं चंडीगढ़। तो कहां रहूंगा आप बताइए? चंडीगढ़, क्योंकि घर वालों को तो पता है नहीं नौकरी छोड़ दी, तो उनके हिसाब से तो मैं नौकरी कर रहा हूं, तो मैं चंडीगढ़ ही रहता हूं। और गरिमा की नौकरी थी नोएडा, वो छोड़ के आ गई मेरे पास चंडीगढ़। तो अब हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। चंडीगढ़ में शिफ्ट होने के बाद 1 महीने में सारी सेविंग खत्म हो गई। जो जोड़ा था उसने थोड़ा बहुत, जब मैंने थोड़ा बहुत, खत्म हो गया। और उससे भी मजेदार बात कि जिन लोगों के दम पे मुझे लगता था मैं ये काम करूंगा, टीवीएस वाले, जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हेलो, ऐसा होता ही है भाई। यस सर।
तो अब जीवन का अगला अध्याय आरंभ हुआ जिसका नाम था स्ट्रगल। अब तक तो सब रोजी रोजी बढ़िया बढ़िया चल रहा था, अब जाके असली रगड़ाई हुई शुरू। तो क्या क्या स्ट्रगल आई ध्यान से सुनिए। सबसे पहली स्ट्रगल, कोई टीम नहीं थी मेरी। टीम क्यों नहीं थी? अच्छा, क्योंकि हमने किसी को बिजनेस को बताया नहीं, हमने तो जाके क्या बोला, पैसे दो। क्योंकि हमारे वालों ने भी हमसे क्या बोला, पैसे दो। तो हमें लगा यही करना होता है। अच्छा, पैसे भी जिसके लिए वो दिल्ली में है, क्योंकि रिश्तेदार तो दिल्ली में, अब दिल्ली में जा नहीं सकता क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं नौकरी करता हूं। दूसरा, कोई लिस्ट भी नहीं बची, क्योंकि जैसे मैंने बोला सब कुछ सारे परिवार के लोग तो दिल्ली में रहते हैं और जो लोग चंडीगढ़ रहते हैं वो लोग फोन नहीं उठाते। उसके अलावा कोई डायरेक्शन भी नहीं है, पैसे नहीं है, और सबसे बड़ी चीज जैसा कि मैंने कहा, नौकरी में जो लोग हैं उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। तो उस दिन एक कड़वा लेसन जीवन का समझ में आया कि नौकरी में रहते हुए कुर्सी को सलाम है, कुर्सी पे बैठने वाले को नहीं। जैसे ही कुर्सी गई, आपके भाई साहब कोई इज्जत नहीं है आपकी। अब यहां पे जाके जब जीवन की रगड़ाई हुई शुरू, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को बस एक ही चीज समझ में आती थी, और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज समझ में आती थी कि कुछ हो जाए या ना हो जाए, प्लान देने बंद नहीं करने। मैं तब भी दिन में कम से कम 10 इनकम प्लान्स या 10 बिजनेस के प्लान्स दे देता था, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरा बंदा है या मेरे किसी टीम का इंसान है। इवन मैं लोगों को यहां तक भी कहता था, अगर कन्याकुमारी में भी अगर कोई कांटेक्ट होगा ना, तो बीओपी करने चलूंगा। मुझे बहुत पुराना याद है, और शुरू की मैं बात बता रहा हूँ। एक मेरा एमिटी का एक दोस्त था, मलोट करके एक जगह है, यहीं से शायद जाते हैं, है ना? तो कुछ, अब तो खैर हाईवेज भी बहुत अच्छे बन गए। मुझे याद है मेरी उससे फोन पे बात हुई, और उसने जैसे बेमन से, जैसे हम पीछे पड़ जाते हैं कि तेरे से बात करने कर आ जा, मैं आप सोचो चंडीगढ़ से गाड़ी लेके सीधा आया मलोट। जब वहां पहुंचा था, उसने पहुंच के मेरे को बोला, नहीं यार मैं तो आज हूं नहीं घर पे, तेरे को जाना ही पड़ेगा। और मैं फिर मलोट से चला गया वापस। आज अगर मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता भाई कितना बड़ा, लेकिन उस टाइम भी लगता था अरे फिर क्या भाई, ये तो एक नॉर्मल डे ही है। कहाँ चंडीगढ़, कहाँ मलोट में गए, और सिर्फ यही वहां पहुंच के उसने बोला नहीं आज नहीं मिल पाऊंगा, फिर वापस। और कुछ लोग मिले भी तो किस्मत देखिए आप, कहां मिले, दिल्ली, लुधियाना और पानीपत। कहां रहता हूं मैं, चंडीगढ़। बंदे कहां मिले, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं काम करने को तैयार हूं, लेकिन वो है पानीपत में, दिल्ली में या लुधियाना में। तीनों डायरेक्शन देखेंगे जो लोग समझते हैं डिस्टेंस वाइज 200 से 250 किलोमीटर दूर है। और ये अगेन कह रहा हूं, आजकल के हाईवे मत सोचिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं 15 साल पुरानी, जब हाईवे भी डेंजरस ही होते थे। हेलो, यस सर। अब पानीपत वर्किंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ से आपको पानीपत जाना है तो 4 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, हाँ या नहीं? यस सर। लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरी बीवी ने शादी करते समय केवल 2 शर्तें रखी थी, सिर्फ 2। उसने बोला और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन 2 चीजें पक्की करनी पड़ेगी। क्या बता? पहली शर्त, एसी चाहिए, एसी के लिए जाऊंगा। मैं कहा डन डार्लिंग, और बता? अरे बस दूसरी छोटी सी चीज है, रात को अकेली नहीं सो सकती मैं, क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही। तो तुम कहीं भी जाओ, रात को तो घर आना ही पड़ेगा। हेलो, यस सर। अब आप इमेजिन करो बाबूजी, सुबह सुबह आदमी 8 बजे घर से निकल के 11 बजे पानीपत पहुंचे, पूरा दिन वर्किंग करे। और आपको पता है हमारे काम शाम के बाद ज्यादा होते हैं, जो लोग समझते हैं। यस सर। वर्किंग करते करते आपको 9:30 10 बज जाए, और अगले दिन सुबह आपको फिर वहीं आना है। लेकिन फिर भी अब मजबूरी क्या है कि रात को 10 बजे चल गए, अब रात को 1-1:30 बजे घर पहुंचोगे, और फिर अगले दिन दोबारा वापस आओगे। और ऐसा मैंने एक बार नहीं, लगभग 2.25 साल किया है दोस्तों। कितना? 2.25 साल। उस हाईवे पे एक मिडवे आता था, उसको बोलते थे कुरुक्षेत्र। अगर कुछ लोग कभी गए हैं उस तरफ, तो कुरुक्षेत्र बीच में आता है।
कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है जहां पे आप जाएंगे तो चाय वाले बैठते हैं जो रात भर बैठते हैं चाय में। तो वहां पे जब मैं जाता था रात को, शिफ्ट होती थी उस समय मेरे पास, तो शिफ्ट के मैं शीशे को खोल के और ऐसे बोलता था उसको कोड वर्ड। तो इसका क्या मतलब होता था कि भाई अब मेरी हद हो गई है, मैं 10 मिनट की पावर नैप ले रहा हूं, तो 10 मिनट के बाद अपने आप चाय चढ़ा के चाय का कप देने के लिए नॉक करियो, मेरी आंख खुलेगी, मैं चाय पीऊंगा, देन आई विल कंटिन्यू। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2.25 साल से 2.5 साल ये सिलसिला लगातार मैंने किया, लगातार। दिल्ली जाता था मैं वीकेंड्स पे वर्किंग करने के लिए, गरिमा की तपस्या देखिए आप, उसको तो कुछ नहीं, लेकिन उसको भी ले जाता था साथ में। वो वीकेंड पे क्या करेगी, तो आप सोचो फ्राइडे को वो साथ जा रही है मेरे, सैटरडे को, क्योंकि घर वालों को तो बता नहीं सकता ना कि मंडे टू फ्राइडे में क्यों आ गए यहाँ पे, तो मैं उनको बताता था मैं तो मंडे टू फ्राइडे जॉब करके सैटरडे संडे के लिए आया हूँ। तो फ्राइडे नाइट को पहले उसको घर छोड़ा, और दिल्ली में भी मेरा घर किसी कोने में जहाँ वर्किंग करने जा रहे हैं वो किसी कोने में, फिर वहां से रात को पहुंच रहे, और रात को 2, 2:30, 3 बजे हम चंडीगढ़ वापस संडे को पहुंचते थे। और उस टाइम पे मानिक जी को याद होगा, एक दीपक सर ने ना एक गानों की ना तब पेन ड्राइव नहीं आती थी, सीडी आया करती थी, तो एक 11-12 गाने थे, वन लाइफ एल्बम करके दीपक सर ने ना वो करवाई थी रिकॉर्ड। तो उसमें जैसे मोटिवेटिंग गाने होते हैं ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, सुने आपने, चक दे इंडिया, सुने नहीं सुने? यस सर। हाँ, तो बस वैसे वो गाने चला के मैं चलता था। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने पूरा दिन बोला हो या वर्किंग की हो तो आंखें ना गाड़ी चलाते चलाते ऐसे डुब डुब करती है किसी की जो चलाता है वो समझता है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, शीशा खोलते ताकि मुंह पे हवा लगे। तो मेरे को याद है आज भी, जैसे जीटी रोड पे चल रही है और गाड़ी चलाते चलाते 70, 80, 100 की स्पीड में मैं मुंह पे शीशा बाहर निकाल, चक दे इंडिया, और जो साथ में जा रहा है भाई साहब वो आपकी गाली देते जा रहा, पी के जा रहा भाई साहब। लोगों को तो ऐसा लगता ना कि इनके दिमाग जो है वो खराब हो गया करके। लेकिन वो जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं तो वो दिन मुझे याद आ रहा है, लेकिन उस समय एक पागलपन, एक फितूर था, ऐसा लगता था यार कर देंगे, बस छा जाएंगे भाई साहब पूरी दुनिया के। करते 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 जिसको बोलते ना, मेरी कति बस हो गई, बस मतलब कति बस हो गई, और मैंने सारे के सारे जोर लगा लिए, लेकिन इनकम बढ़ने का नाम ही नहीं ले। मेरी इनकम पहले 2.5-3 साल में, जो लोग बहुत पुराने हैं उनको याद होगा, ट्रिमिंग करके एक वर्ड हुआ करता था, जो बिल्कुल पुराने उनको याद होगा। मेरी इनकम कभी उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं हुई। मतलब मेरी इनकम कभी 20,000 रुपए हफ्ते से ऊपर कभी बनी ही नहीं। 10,000, 8,000, 6,000, 11,000, फिर 4,000, 6,000, और जो भी इनकम बनती थी बस उसमें आई चलाई आई चल रही थी, लेकिन वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बिल्कुल इसको बोलते ना यहां तक आ गया बिल्कुल, तो आप सुनना चाहते हैं इस पीरियड में मेरी अचीवमेंट क्या क्या थी? यस सर। सुनना चाहते हैं? यस सर। जो मेरी आज की अचीवमेंट है ना वो कुछ भी नहीं है। ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये है मेरी रियल अचीवमेंट। क्योंकि मेरे को याद है दीपक सर सिखाते थे, इंसान का असली चरित्र तब समझ में आता है जब टफ टाइम चल रहा होता है। अच्छे टाइम में तो कोई भी बात कर लेता, भाई बढ़िया, सही बात। मुश्किल समय में आपका चरित्र कैसा है तब जाके समझ में आता है। आपने कभी नींबू है, नींबू देखते, आपको एक मजेदार बात बताऊं, नींबू का काटो और उसको दबाइए तो उसमें से नींबू का रस निकलेगा, और अगर आप ऑरेंज को काट के उसको दबाएंगे तो उसमें से ऑरेंज का रस निकलेगा। तो दोनों में फर्क क्या है? जब जीवन आपको दबाता है ना, तब पता चलता है आपके अंदर से क्या असली रस है। आपके असली रस नींबू का है या ऑरेंज का है, वो तो प्रेशर के बाद में पता चलता है, पहले तो सारे सेम लगते हैं भाई। इस पीरियड में मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों, सबसे पहली अचीवमेंट, मैंने काम करना कभी भी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मेरे इमोशंस कितने भी ऊपर नीचे रहे, मैं पत्थर तो नहीं था, टूटा इंसान ही। तो बहुत बार ऐसा भी होता, दिल दुखा, दिल टूटा, कहीं आप अपेक्षा से जा रहे हो, सेल नहीं आई, किसी उम्मीद से गए कि इस प्रोग्राम में 20 बंदे इकट्ठे होंगे, 2 ही रह गए, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन कुछ भी हुआ हो, मैंने काम करना कभी भी बंद नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जिस पे मुझे प्राउड है, मेरी इनकम इस बिजनेस से पिछले 18 साल में कभी भी